जय हिंद साथियों, सबको नमस्कार। आज हम लोग झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फुल कोर्स ओवरव्यू प्लस पीवाईक्यू डिस्कशन का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कई सारे चैप्टर, वहां पे कल देखे थे, और आज भी कुछ चैप्टर लेकर के आए हैं, जैसे रक्त संबंध, अंग्रेजी वर्णमाला, विश्लेषणात्मक तर्कशक्ति, आभाषिक तर्कशक्ति और कोडिंग डिकोडिंग। ये 5 चैप्टर का आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में किस तरह से पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। सबसे पहला चैप्टर जो है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, यहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। किस तरह का प्रश्न पूछा गया है पिछले बार रक्त संबंध ब्लड रिलेशन से, तो वो देखिए, ए का भाई के मामा ए के पिता से किस प्रकार संबंधित है। ऐसे सवाल जब भी दिया रहे ना तथ्य के आधार पे, ऐसे सवाल को क्या करना है, ब्रेक करना है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना है। सोचिए जरा, खुद पे लेकर के सोचिए, खुद पे लेके सोचिए कि ए के मामा, ए के भाई के मामा, ए के भाई के मामा तो ए का भी मामा ही होगा ना, ए के भाई के मामा तो ए का भी मामा होगा। ए का मामा जो है ए के पिता से किस प्रकार संबंधित होगा, ए के पिता से, ए के पिता से किस प्रकार संबंधित होगा, ए के मामा। बताइए, ए के पिता के कौन होंगे, साला होंगे, क्या बोलेंगे उसको, ब्रदर इन लॉ बोलेंगे, इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ बोलेंगे। वैसे ब्रदर इन लॉ का मतलब तो बहुत होता है, ठीक है, बहनोई भी होता है, साला भी होता है ना। उसके लिए इंग्लिश में तो सिर्फ ब्रदर इन लॉ यूज करते हैं, लेकिन हम लोग हिंदी के भाषा में बोलते हैं पिता से किस प्रकार संबंधित है ए के मामा, ए के पिता से किस प्रकार संबंधित, तो उसका साला होगा। अब ऑप्शन पे जरा देखिएगा, तो ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन में साला नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, बहनोई लिखा हुआ है। हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, जबकि हिंदी में देखें ना तो दोनों में रिलेशन अलग अलग चीजें, दोनों अलग अलग चीजें। इसका ये बहनोई होगा, ठीक है। एक के पिता का कौन होगा, एक के पिता देखेगा तो साला होगा। इसके ये जो इसका है मामा, एक के भाई के मामा एक के पिता से किस प्रकार संबंधित होगा, तो वो साला होगा। लेकिन एक का जो मामा होगा ना, एक के मामा का ये बहनोई होगा, उल्टा होता है, साला और बहनोई में फर्क है ना। तब हिंदी के अनुसार तो है, लेकिन ऑप्शन है नहीं। और बार बार हम बताते हैं ब्लड रिलेशन में जब क्वेश्चन आए ना, तो हिंदी वाला छोड़ के आप इंग्लिश वाला पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ब्लड रिलेशन में हिंदी वाला का ऑप्शन छोड़ करके इंग्लिश वाला पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो इंग्लिश में एक जगह लिखा होगा, क्या लिखा होगा, ब्रदर लिखा होगा। देखिए इंग्लिश में क्या क्या ऑप्शन दिया होगा, ए में ब्रदर दिया होगा, ब्रदर दिया होगा इंग्लिश में। बी नंबर ऑप्शन दिया होगा कजन, चचेरा ममेरा भाई, कजन लिख दीजिए सीधा। सी नंबर ऑप्शन में दिया होगा ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। और डी नंबर ऑप्शन में दिया होगा दामाद, ठीक है, सन इन लॉ। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ये बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इंग्लिश के अनुसार अगर चले तो मेरे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, ब्रदर इन लॉ। हिंदी को देखे तो बहनोई होगा नहीं, लेकिन मजबूरी है देना, ठीक है, मजबूरी है देना। होता क्या है ना, इंग्लिश जो क्वेश्चन जब बनता है ना रीजनिंग का या किसी भी सब्जेक्ट का, तो जो क्वेश्चन स्टेट करता है ना, क्वेश्चन का स्टेटर जो होता है ना, वो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन तैयार होता है। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की बात करें, जितने भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है ना, क्वेश्चन जो तैयार होता है ना ओरिजिनल कॉपी, वो इंग्लिश में ही तैयार होता है। अब उसको या तो ट्रांसलेट कर दिया जाता है ट्रांसलेटर के द्वारा, या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ट्रांसलेट किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ट्रांसलेट किया जाता है तो गलती की संभावना कम होता है। बाकी अगर गूगल या किसी अन्य साधन से, किसी सॉफ्टवेयर से ट्रांसलेटर होता है, तो वहां पे इस तरह की गलती देखने के लिए मिलती है। तो हम बार बार बोलते हैं जब भी ये इस तरह का मामला है तो इंग्लिश वाला ऑप्शन पे जाइएगा, ठीक है। तो वन का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। ब्रदर इन लॉ का मतलब यहाँ पे साला होगा, वैसे बहनोई भी होता है। चलिए, नंबर 1 का आंसर समझ में आ गया। एग्जाम में भी इस तरह का समस्या आएगा, ठीक है, कभी कभी आ जाएगा आंसर फुआ। अब फुआ है ही नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन में है चाची, तो क्या कीजिएगा, चाची वाला का लगाना होगा, क्योंकि आंटी इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आंटी का मतलब भी फुआ ही है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, आंटी चाची लगाना पड़ेगा, ऑप्शन में कोई उपाय है नहीं। मेरी पत्नी की सास के पिता के इकलौते दामाद के बेटा का भाई मुझसे किस प्रकार संबंधित है। देखे होंगे बड़ा सा लाइन लिखा हुआ है, बहुत बड़ा लाइन है। बहुत लोग देख के घबरा जाएंगे, सर इतना बड़ा रिलेशन कौन बताएगा। इसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़िए ना, छोटा छोटा पार्ट में इसको, ठीक है।
कैसे? मेरी पत्नी की सास, देखिए हम कैसे तोड़ते हैं, एकदम छोटा छोटा लाइन पे, खुद पे लेके सोचिए। मेरी पत्नी की सास, मेरी पत्नी की सास कौन होगी? मेरी माँ होगी। मेरी पत्नी की सास कौन होगी? मेरी माँ होगी। मेरी माँ होगी। मेरी पत्नी की सास मेरी माँ होगी। मेरी माँ के पिता, मेरे माँ के पिता जो है ना, मेरे नाना होंगे। एकदम छोटा छोटा पार्ट में तोड़ रहे हैं। नाना के इकलौते दामाद, नाना के जो दामाद होंगे ना इकलौता, वो मेरे पिता होंगे। और मेरे पिता के बेटे का भाई, मेरे पिता के बेटे का भाई या तो मैं होऊंगा, या तो मैं खुद होऊंगा, या मेरा भाई होगा। यही ना होगा? किस प्रकार संबंधित है? तो भाई ना होगा। मुझसे किस प्रकार संबंधित है? तो मैं तो होगा नहीं, आंसर क्या होगा? भाई हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देना है। कितना आसान था बताइए। पार्ट एक एक पार्ट में तोड़िए ना, एकदम छोटा छोटा पार्ट में तोड़िए ना, बन जाएगा। एक ही बार पूरा मत सोचिए, सीधा सोचिए। मेरी पत्नी की सास, मेरी पत्नी सास किसको बोलेगी? मेरी माँ को ही ना बोलेगी मेरी पत्नी सास। तो मेरी पत्नी की सास कौन हो गई? मेरी माँ हो गई। मेरे माँ के पिता कौन हो गए? मेरे नाना हो गए। मेरे नाना के दामाद कौन हो गए? इकलौते दामाद मेरे पिता हो गए। मेरे पिते के बेटे का भाई, मेरे पिते के बेटे तो मैं खुद होऊंगा या मेरा भाई होगा। उसका भाई हमसे किस प्रकार संबंधित होगा? मेरा भाई ना होगा। मेरे पिते का बेटा का भाई मेरा भाई ही होगा ना। मेरे पिता का बेटा मैं भी होऊंगा, मेरा भाई भी होगा, तो भाई से होगा। ऑप्शन नंबर ए लगाना है। ठीक है, चचेरा ममेरा वाला तो होगा ही नहीं। मुझसे किस प्रकार संबंधित है? कहिएगा सर मैं भी तो हो सकता हूं, मैं भी तो हो सकता हूं बेटे का भाई। मुझसे किस प्रकार संबंधित है? तो मुझसे किस प्रकार संबंधित है? मेरा भाई होगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए लगाना है। मैं भी हो सकता हूँ, मेरा भाई भी हो सकता है, लेकिन मुझसे किस पर संबंधित है? तो मेरा भाई ही होगा। ठीक है। तीसरा, एक व्यक्ति के चित्र की ओर देखकर अशोक ने कहा, उसकी माता मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। अशोक किसका चित्र देख रहा था? पहले आप लोग सोचिए, हम पहले ही बोले हैं छोटा छोटा पार्ट में उसको तोड़िए। ठीक है। एक व्यक्ति, अशोक किसका चित्र देख रहा था? एक व्यक्ति की चित्र की ओर देख करके अशोक ने कहा, क्या कहा? इस चित्र की जो माता है, इसकी माता, ये जो चित्र में कोई व्यक्ति है, उसका जो माता है वो मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। मेरे पिता के पुत्र, सोचिए मेरे पिता के पुत्र कौन? मैं खुद। मेरा कोई भाई या बहन है ही नहीं, मेरा कोई भाई बहन है ही नहीं। तो मेरे पिता के पुत्र कौन? मैं खुद और मेरी पत्नी। उसकी जो माता है ना वह मेरी पत्नी है। मेरे पिता के पुत्र की पत्नी, मेरे पिता की पुत्र की पत्नी मेरी पत्नी। मेरी पिता के पुत्र की पत्नी कौन होगी? मेरी पत्नी। मेरी ही पत्नी होगी, क्योंकि कोई भाई बहन है ही नहीं मेरा, तो मेरी ही पत्नी होगी। मेरे पिता के पुत्र की पत्नी कौन होगी? मेरी ही पत्नी होगी। ठीक है। तो कह रहा है उसकी जो माता है ना वह मेरी पत्नी है। इसका मतलब वो कौन होगा? इसका चित्र देख रहा है, या तो वह अपने पुत्र का देख रहा होगा, या उस अपने पुत्री की, यहाँ व्यक्ति लिखा हुआ है, एक व्यक्ति के चित्र देख रहा है, तो मतलब कौन होगा? उसका पुत्र का चित्र देख रहा होगा। वो अपने पुत्र का चित्र देख रहा होगा, तब ना पुत्र के बारे में बोल रहा है कि अपने पुत्र के जो माता है ना वो मेरी पत्नी है, तो पुत्र का ही ना माता पत्नी होगी। क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, एकदम तोड़ तोड़ देना है छोटा छोटा पार्ट में। खुद के रिलेशन पे सोचिएगा, आराम से बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में कुछ बनाना कहाँ है, पेन पेपर भी नहीं चलाना है। पेन पेपर बिना पेन पेपर का बनेगा, कोई ग्राफ नहीं बनाना है। चार आप एक लोग बनाइए, 4 नंबर सभी लोग बनाइए। नंबर 4, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा, वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की पुत्री है। चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा, क्या कहा चेतन ने? ठीक है, चेतन ने क्या कहा? वह मेरी दादी की एकमात्र संतान। दादी की एकमात्र संतान कौन? मेरे पिता। दादी की एकमात्र संतान कौन? मेरे पिता। किसके पिता? चेतन के पिता। चेतन के पिता की पुत्री है। ठीक है, चेतन के पिता की पुत्री है। वह मेरी दादी की एकमात्र संतान, मतलब पिता। किसका पिता? चेतन बोल रहा है, चेतन का पिता। ठीक है,
चेतन के पिता की पुत्री, मतलब चेतन का बहन, ये कौन होगी? ये चेतन की बहन होगी। पुत्री कौन होगी? चेतन की बहन होगी। तो चेतन उस व्यक्ति लड़की से कैसे संबंधित होगा? तो चेतन कौन होगा? उस लड़की का भाई होगा। जब वो बहन है तो चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित होगा? चेतन होगा भाई। ऑप्शन सी लगाना है, ठीक है। वो लड़की बहन होगी चेतन की, चेतन क्या होगा? भाई होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अमन पासवान, सी नंबर, बहुत बढ़िया। सी क्या होगा? इसका आंसर होगा, सही आंसर। रेनू बास्की, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है ना सबको कैसे बनाना है सवाल को? अब है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में दो तीन बातें आपको पढ़ाए थे। एक तो अंग्रेजी वर्णमाला में आप सभी लेटर का, जितने भी लेटर है ना, जितने भी अक्षर है ना, सबका प्लेस आपको याद रखना है। हर किसी लेटर का प्लेस याद रहना चाहिए। ए का एक, बी का दो, सी का तीन, के अपोजिट लेटर याद रहना चाहिए, है ना। और बाकी का प्रश्न बन जाएगा। कह रहा है केवल एक बार प्रयोग करते हुए एटीसी द्वारा कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए गए हैं? ये पिछली बार ये प्रश्न पूछा है। एटीसी का प्रयोग करते हुए, एटीसी का अगर प्रयोग करें ना, कितना सार्थक शब्द बनाया जा सकता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता होगा, जिसका किसी ना किसी तरह का अर्थ निकलता होगा? बताइए क्या होगा? एक तो बनता है कैट, CAT, कैट बनेगा ना। एक अक्षर बन जाएगा इससे, क्या? कैट, CAT, कैट। कैट मतलब क्या होता है? बिल्ली, बिल्ली होता है ना। और कुछ बनेगा क्या? एक और बनेगा एक्ट, एक्ट भी बनेगा ना, ACT, एक्ट। एक्ट मतलब क्या होता है पता है ना? एक्ट, ACT, एक्ट। एक तो एक्ट मतलब होता है अधिनियम, बोलता है ना एक्ट लग गया इतना एक्ट। एक्ट मतलब अधिनियम होता है, अधिनियम होता है ना। एक्ट मतलब क्या होता है? अधिनियम। एक्ट मतलब क्या होता है? अधिनियम। क्लियर है? या कहीं कहीं कार्य भी होता है, एक्ट करना मतलब कार्य करना, है ना। एक्ट से ही एक्टिंग भी बना है। तो दो शब्द तो बन ही सकता है, एक कैट और एक एक्ट। और कोई बनेगा? TAC तो बनेगा नहीं। यही दो शब्द बनेगा, आंसर सी लगाइएगा। और पता है ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से बनाइएगा, इसमें गलती का संभावना ज्यादा होता है। कहिएगा क्यों सर? क्योंकि अंग्रेजी का डिक्शनरी तो मतलब है नहीं, हम लोग बहुत सारे पता होता है। इसे कैट के बारे में पता था, बहुत लोग के बारे में एक्ट के बारे में पता नहीं होगा, हो भी सकता है ना। तो इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार आपको ये सारा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो खैर क्या होगा? दो आंसर होगा। अब देखिए ABTU के द्वारा कितने सार्थक बनाया शब्द बनाया जा सकता है? ABTU के द्वारा, ABTU के द्वारा कितने अंग्रेजी के सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? बताइएगा, बताइए। AB क्या होगा इसका आंसर? बताइए, सब लोग बनाइए, सोचिए जरा। केवल एक बार प्रयोग करते हुए ABTU के द्वारा कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? देखिए बट बन जाता, लेकिन बट तो बनता, लेकिन यहाँ पे ए जो आ गया ना, इसके कारण तो नहीं बनेगा। तब भी बन जाता, लेकिन ए आके गड़बड़ा रहा है। BUTA नहीं बनेगा, TUBA भी नहीं बनेगा, UBTA भी नहीं बनेगा, BUTA भी नहीं बनेगा। कोई शब्द तो बन ही नहीं रहा है। हमारे ख्याल से यहाँ पे कोई शब्द नहीं बन सका है ना। जीरो हो जाएगा। आपके अनुसार अगर कुछ बन रहा है तो बताइएगा, है ना। 2 नंबर का बताइए, अगर कुछ बन रहा है तो बताइए। कोई शब्द अगर आपके अनुसार बन रहा होगा ABTU को मिला करके कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, इसका मीनिंग निकले, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना देंगे। कोई नाम नहीं हो, ठीक है ना। किसी मीनिंगफुल वर्ड हो, इसका डिक्शनरी में कुछ ना कुछ अर्थ निकलता होगा। ABTU के द्वारा तो कोई शब्द बन नहीं सकता है। BUTA बना देंगे, नहीं बनेगा। TUBA बना देंगे, नहीं बनेगा। ABTU नहीं बनेगा, ATU भी नहीं बनेगा। कोई शब्द बन ही नहीं रहा है। बन रहा है क्या? BUT रहता तो बना भी देते, बट पब्लिकेशन के तीसरे, चौथे, छठे और सातवें अक्षर का प्रयोग करके कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? कौन कौन सा? पब्लिकेशन का तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा बी हो गया, उसके बाद चौथा L हो गया,
उसके बाद छठा, पांचवा, छठा सी हो गया, और सातवां क्या हो गया, सातवां क्या हो गया, तीसरा, चौथा, ठीक है, और पांचवा, छठा, सातवां ए हो गया। बी एल सी ए, बी एल सी ए से कोई शब्द बनेगा क्या? कहेगा सर ब्लैक बन जाएगा। ब्लैक तब बनेगा ना, तो बी एल ए सी के होता तब, बी एल ए सी के होता तब बनता ब्लैक। यहाँ तो सी है ना, यहाँ पे चार ही वर्ड है, चार ही अक्षर है, जबकि यहाँ पे कितना होना चाहिए, पांच अक्षर होना चाहिए। यहाँ पे कितना होना चाहिए, पांच अक्षर होना चाहिए। तो कैसे बनेगा ब्लैक शब्द, बताइए? कोई शब्द बनेगा इससे? ब्लैक तो नहीं बनेगा, सी ए एल बी भी नहीं बनेगा, के से तो कोई वर्ड बनेगा ही नहीं, के ए एल बी सी। तो कोई शब्द यहाँ भी नहीं बन रहा है ना, कोई शब्द नहीं बनाया जाएगा, कोई भी सार्थक शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं झारखंड बीएड में, पिछले बार भी पूछा गया था, यहाँ से कोई शब्द नहीं बनेगा। चलिए, यदि शब्द अप्लीकेंट में आने वाले प्रत्येक व्यंजक को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके आगे आने वाले अक्षर और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उससे आगे आने वाले व्यंजन से बदल दिया जाए, इस प्रकार बने शब्द के अंग्रेजी के बाएं से दाएं वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, तो अक्षर की नई व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं छोर से तीसरा होगा? कल भी इस तरह के प्रश्न बनाए थे ना। कंडीशन को समझिए क्या कर रहा है, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के आगे आने वाले अक्षर, शब्द क्या है, अप्लीकेंट, ए डबल पी एल आई सी ए एन टी, अप्लीकेंट, अप्लीकेंट। अंग्रेजी वर्णमाला के आने वाले अक्षर, उसके आगे आने वाले अक्षर, जितना भी व्यंजन है, व्यंजन के बारे में बता रहा है, बोल रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में उसके आगे आने वाले अक्षर चाहे जो भी हो जाए, जैसे पी के आगे क्या आएगा, क्यू, पी के आगे क्या आएगा, क्यू, एल के आगे क्या आ जाएगा, एम, ये तो स्वर है, स्वर के बारे में नहीं बात करेंगे अभी, सिर्फ हम व्यंजन। सी के आगे क्या आएगा, डी, एक तो स्वर हो गया। एन के आगे क्या आएगा, ओ, टी के आगे क्या आएगा, यू। अब जो स्वर है, स्वर क्या है, ए है, आई है, ए है, यही तीन तो स्वर है ना, बदल दिया जाए। और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके आगे आने वाले व्यंजन से बदल दिया जाए। जैसे ए के आगे कौन सा व्यंजन होगा, बी होगा, आई के आगे जे हो जाएगा, ए के आगे बी हो जाएगा, बदल दिए ना। इसके बाद क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार इसको सजाना है। ठीक है, क्रम के अनुसार सजाना है, क्रम के अनुसार सजाइए। पहले क्या आना चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बी है और बी दो बार है, तो दो बार बी लिख दीजिए, दो बार बी लिख दीजिए। सी भी है क्या, सी नहीं है, डी है, डी लिख देना है। डी के बाद क्या आएगा, जे आएगा, तब एम आएगा, जे आएगा, तब एम आएगा, तब ओ आएगा, तब डबल क्यू आएगा, तब यू आएगा, यही ना होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजा दिए, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर का क्रम होता है ना, बी के बाद डी के बाद जे, तो क्रम के अनुसार सजा दिए। तो कह रहा है दाएं से तीसरा, दाएं छोर से तीसरा क्या होगा, दाएं छोर से, दाएं छोर इधर है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा अक्षर क्या होगा, क्यू होगा ना, क्यू आंसर करना है, ऑप्शन सी लगा देना है। चार का क्या होगा, सी होगा। सुमिता, रेनू, चलिए बहुत बढ़िया, सुमिता सिंह, क्यू होगा आंसर, क्या होगा, क्यू हो जाएगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है, यदि शब्द टेम्पलेट में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले स्वर और प्रत्येक व्यंजन को उससे पिछले व्यंजन से बदल दिया जाता है और इस प्रकार बने शब्द को, अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णमाला में विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो अक्षर की नई व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से छठा होगा? पूरे कंडीशन को ध्यान से पढ़ना है, एक भी जगह गलती होगा तो फिर पूरा गलत हो जाएगा। सबसे पहले शब्द जो है वो क्या है, टेम्पलेट, टेम्पलेट, टी ई एम पी एल ए टी ई, टेम्पलेट, यही शब्द है ना, टी ई एम पी एल ए टी। इसमें क्या कंडीशन क्या दिया है, पहले ये बताइए। पहला कंडीशन है कि प्रत्येक स्वर को, स्वर मतलब भावेल को, अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले स्वर, उसके अगले स्वर से बदलिए। अब देखिए स्वर कौन है, ई है, ए है, ई है, यही है ना। इसके अगले स्वर क्या होगा, ई के आगे वाला भावेल कौन होगा, ए ई आई ओ यू होता है ना, तो ई के बाद वाला भावेल आई होगा, ए के बाद वाला भावेल कौन होगा, ई होगा, और ई के बाद वाला भावेल कौन होगा, आई होगा। बदल दिए ना। प्रत्येक व्यंजन को उसके पिछले व्यंजन से बदल दिया जाता है। प्रत्येक व्यंजन को, टी से पहले क्या आता है, एस आता है, एम से पहले क्या आता है, एल आता है, पी से पहले क्या आता है,
ओ आता है, लेकिन ओ तो क्या हो गया, भावेल हो गया ना। पिछले व्यंजन से बदले तो पी से पहले ओ से पहले एन लिखिएगा, एल से पहले के आएगा और टी से पहले एस आएगा। उस जितना भी व्यंजन था उसके पिछले व्यंजन से बदल दिया जाता है। और इस प्रकार के शब्द के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित करना है। वो विपरीत क्रम समझते हैं ना, पहले बाद वाला पहले आ जाएगा, पहले वाला बाद आ जाएगा। तो छोटा वाला जो संख्या होगा, सबसे जो बाद में आने वाला होगा उसको पहले लिख देंगे, और जो पहले में आने वाला होगा उसको बाद में लिख देंगे। जैसे सबसे पहले कौन आएगा ये बताइए, तो अंग्रेजी वर्णमाला में आई पहले आएगा या के आएगा या ई आएगा या एस आएगा। कहिएगा सर ई पहले आएगा, तो ई को सबसे बाद में लिख दीजिए। ई के बाद कौन आएगा, आई आएगा, और आई दो ठो है ना, तो आई को लिख दीजिए। आई के बाद क्या आएगा, के आएगा, के लिख दीजिए। के बाद एल आएगा, एल के बाद क्या आएगा, के बाद एल आएगा, और एल के बाद क्या आएगा, एन आएगा, एन आएगा। कुछ और भी छूट रहा है, कुछ और छूट रहा है। पहले ई आएगा, आई दो बार है, ठीक है, दो बार लिख दिए आई को। आई के बाद के है, के बाद एल है, एल के बाद एन है, एन के बाद एस है। दो दो चार दो छः, दो दो चार दो छः दो आठ है, कुछ तो छूट रहा है ना। ई लिख दिए, ठीक है। आई भी दो बार लिख दिए, ठीक है। आई लिख दिए, के भी लिख दिए, ठीक है। के लिख दिए, एल भी लिख दिए, के बाद एल लिख दिए हैं, ठीक है। एन भी लिख दिए, ठीक है। अब क्या बचा है, एस बचा है और आई बचा है, दो ठो बचा है ना। एक एस बचा हुआ है, दो दो चार दो छः, एक एस बचा है। एस एक ही ठो है कि दो ठो है, दो ठो है, अच्छा। दो एस है, डबल एस है, इसीलिए तो हो रहा था। एस एक यहाँ एक यहाँ है, तो विपरीत क्रम में सजा दिए। विपरीत क्रम का मतलब जो बाद में आएगा उसको पहले लिख दिए, जो पहले में आता उसको बाद में लिख दिए। तो आठ सारे अक्षर को सजा दिए विपरीत क्रम में। अब पूछ रहा है नई व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से छठा होगा। बाएं से गिनिएगा, बाएं से छठा, इधर से गिनिए। बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठा स्थान बाएं से कौन सा हो गया, आई हो जाएगा। आई आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए लगाना है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आई आंसर होगा। देखिए जो कंडीशन था उसके अनुसार बनाना है, और इस तरह के सवाल बहुत पूछा जाता है झारखंड बीएड में खास करके। ए, ई और टी अक्षरों का प्रयोग करते हुए तीन अक्षरों वाले अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अब फिर से आ गया अर्थपूर्ण शब्द बनाने वाले, ठीक है। कौन कौन सा अक्षर का प्रयोग करना है, ए, ई, टी। अब देखिए इससे कौन कौन सा बन सकता है। पहला तो एक बहुत ही आसान है, टी, सबको पता है, टी ई ए टी, टी मतलब चाय। और इट, ई ए टी, इट, इट मतलब खाना। यही दो बनेगा ना, और कोई तो बनेगा नहीं। कौन सा बनेगा, टी और इट, दो बन सकता है, दो बन सकता है। क्या हो जाएगा, दो बन सकता है। ए का क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। सर एस डबल है, सो नहीं, हाँ देख लीजिए एस इस क्वेश्चन में डबल था, हमें लगा एक ही है, तो एक छूट कौन रहा है भाई, एस दो बार है, ठीक है। क्लियर है। छः का क्या हो जाएगा, ए ई टी से क्या बनेगा, एक टी बन जाएगा, एक इट बन जाएगा, दो शब्द बन सकते हैं। अब आगे आइए, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति है। विश्लेषणात्मक मतलब एनालिटिकल रीजनिंग। कौन सा रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। बताइए इससे क्या सवाल पूछा गया है। कारण, कथन और कारण। कह रहे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। कारण और प्रभाव, काउज एंड इफेक्ट, इस चैप्टर से सवाल है एनालिटिकल रीजनिंग का। कारण क्या है, भारतीय एथलीट हालिया ओलंपिक खेलों में ऐतिहासिक मात्रा में पदक जीतकर लौटे हैं। भारतीय एथलीट जो है हालिया ओलंपिक खेलों में ऐतिहासिक मात्रा में पदक जीतकर लौटे हैं, मतलब अधिक से अधिक मात्रा में क्या है, पदक जीता है एथलीट में। अब इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, हमेशा पॉजिटिव इंपैक्ट देखना चाहिए। निगेटिव वाला अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लेना चाहिए, निगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सरकार खिलाड़ियों द्वारा अर्जित धन पर कर की दर बढ़ जाएगी। सरकार जो है खिलाड़ी जो अर्जित धन लाया है अब उस पर कर जितना पहले था अब ज्यादा बढ़ा देगा, ऐसा होगा। ये तो निगेटिव इम्पैक्ट हुआ ना। मान के चलिए अगर एथलीट में ज्यादा जीत के लाया है पदक तो क्या करेगा, सरकार टैक्स बढ़ा देगा उस पर,
ये तो क्या हो गया, निगेटिव बात हुआ ना, तो पहला क्या होगा, गलत होगा। सर एट बनता है, एट ईट एक ही चीज है, दोनों का मतलब एक ही होता है ना, भारू का दूसरा रूप है एट, है ना, ईट और एट एक ही चीज है ना। खेल शिक्षा महंगी हो जाएगी, बताइए, जीत के लाया तो ये तो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, पदक जीत के लाया तो खेल शिक्षा महंगा बन जाएगा। लोग क्रिकेट देखना छोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी है कि लोग क्रिकेट को देखना ही छोड़ देंगे। कई युवा खेलों को एक कैरियर विकल्प के रूप में चुनने के लिए प्रेरित होंगे, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो हमेशा आपको ढूंढना है पॉजिटिव इम्पैक्ट, प्रभाव क्या पड़ेगा, तो अगर पॉजिटिव कोई प्रभाव है तो उसी को आपको देखना है, निगेटिव वाला नहीं लेना है ना। अगर पदक जीत के लाया तो आप यही सोचिए, कई युवा क्या करते हैं, खेल को कैरियर के विकल्प के रूप में चुनने के लिए प्रेरित होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, दिए गए प्रश्नों में एक पैराग्राफ दिया गया है जिसे संबंधित प्रश्न है, पैराग्राफ को सावधानी पूर्वक पढ़कर उस पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूरा पैराग्राफ को पढ़ना है और उसी से संबंधित प्रश्न का उत्तर देना है। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यह आवश्यक है, दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न केवल आवृत मशीनरी की सुरक्षा के लिए किया जाए, बल्कि मैकेनिक सुरक्षा नियमों का निर्देश भी दिया जाए, जिनका अनुपालन वे अपनी सुरक्षा के लिए अनिवार्य रूप से कर सके और प्लांट में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था हो। यह पैराग्राफ इस कथन की सबसे अधिक समर्थन करता है कि औद्योगिक दुर्घटना हमेशा परिहार्य होते हैं, अज्ञानता के कारण हो सकती है, पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। अब ये पूरा पैराग्राफ में पढ़े तो क्या पढ़े, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न केवल आवृत मशीनरी के लिए सुरक्षा के लिए किया जाना चाहिए, बल्कि मैकेनिक की सुरक्षा नियमों का निर्देश भी दिया जाना चाहिए, जिसका अनुपालन वे अपनी सुरक्षा के लिए अनिवार्य रूप से करें और प्लांट में प्रकाश का पर्याप्त व्यवस्था हो। ये बताइए क्या होगा, इस पैराग्राफ से सबसे अधिक समर्थन औद्योगिक दुर्घटना, ठीक है, यह पैराग्राफ इस कथन का सबसे अधिक समर्थन करता है कि औद्योगिक दुर्घटना क्या हो जाता है, औद्योगिक दुर्घटना हमेशा परिहार्य होते हैं, अज्ञानता के कारण हो सकती है, ठीक है, पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सकता है। ये तो नहीं होगा, पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सकता, ऐसा बात तो नहीं लिखा गया है पैराग्राफ में। ये बोल रहा है कि उसके सुरक्षा का भी उपाय किया जाना चाहिए, जो मैकेनिक उसमें काम करता है मशीनरी सुरक्षा के लिए किया जाना चाहिए, बल्कि मैकेनिक की सुरक्षा नियमों के निर्देश भी दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इसको निकाला जा सकता है, ठीक है, तो औद्योगिक दुर्घटनाएं से निकला जा सकता है, निकला यहाँ निकाला है, निकला जा सकता है, ठीक है, डी नंबर होगा, निकला जा सकता है, औद्योगिक दुर्घटना से निकला जा सकता है अगर ऐसा नियम होगा तो। प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके आगे दो तर्क दिया गया, आपको मानना है कि कथन सत्य है चाहे वह सामान्यतः तथ्य से भिन्न प्रतीत होता है। आपको निर्णय करना गया है कि दिए गए तर्कों में से कौन सा मजबूत है, मतलब कौन सा प्रबल है और कौन सा निर्बल है। कथन है, घरेलू कीमत को कम करने के लिए आम के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। घरेलू कीमत को, आम का निर्यात हो रहा है, निर्यात समझते हैं ना, दूसरे देश जा रहा है, दूसरे जगह जा रहा है आम, तो दूसरे जगह जो जा रहा है ना उस पर प्रतिबंध लगा दीजिएगा तो आम का क्या होगा, अपने देश में आम का दाम क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है, ये कथन में बोला गया है। तो तर्क देखिए, पहला तर्क क्या है, क्या आर्गुमेंट है, हाँ पर्यावरणविद और आहार विशेषज्ञ केवल स्थानीय फल खाने को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा, नहीं, निर्यात मूल्यवान विदेशी मुद्रा लाता है। पहला कह रहा है कि पर्यावरणविद और आहार विशेषज्ञ जो है कह रहा है कि केवल स्थानीय फल खाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अच्छा, कथन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या, कथन से जो बात रिलेट ही नहीं करेगा, जो बात कथन से रिलेट ही नहीं करेगा वो क्या होगा, वो तर्क गलत होगा। अब कथन में लिखा हुआ है सिर्फ घरेलू कीमत कम करने के लिए, जो आए दिन बाजार में जो आम का मूल्य ज्यादा हो गया है तो निर्यात को रोक दीजिए, ठीक है, आम का मूल्य घटेगा। तो क्या ये सही है कि पर्यावरणविद आहार विशेषज्ञ केवल स्थानीय फल खाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ऐसा तो नहीं है, ये तर्क कथन से कोई लेना देना इसका है ही नहीं। दूसरा, नहीं, निर्यात मूल्यवान विदेशी मुद्रा लाता है, कह रहा है क्या, पहला में तो कह रहा है हाँ रोक दीजिए इसको, दूसरा में कह रहा है नहीं रोकना चाहिए, ठीक है, इसलिए रोक देना चाहिए, इसके पीछे तर्क क्या है, इसलिए रोक देना चाहिए कि पर्यावरण आहार विशेषज्ञ स्थानीय फल खाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, नहीं, रोकने का भी कारण है क्या, घरेलू कीमत कम करने के लिए, जो दाम बढ़ गया उसको कम करने के, तो पहला तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। दूसरा, नहीं, निर्यात
मूल्यवान मुद्रा विदेशी मुद्रा लाते हैं। हाँ ये सही है, नहीं रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब निर्यात होगा ना तो विदेशी मुद्रा कहाँ से आएगा? कोई भी सामान अगर निर्यात नहीं कीजिएगा फिर विदेशी मुद्रा अपने यहाँ से आएगा ही नहीं, आएगा नहीं आएगा। इसलिए निर्यात बहुत जरूरी है। तो अगर निर्यात हो रहा है तो होने देना चाहिए। तर्क दो क्या है? सही है। कल केवल तर्क दो मजबूत है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा 3 का। समझ में आया? 3 का क्या होगा? बी होगा, निर्यात को नहीं रोकना चाहिए। अब है आभासिक तर्क शक्ति। आभासिक मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें कुछ फिगर दिए होंगे, दी गई श्रृंखला में लुप्त चित्र को ज्ञात करें। इसमें देखिए एक चित्र लुप्त है, इसको ज्ञात करना है। यहाँ पे कौन सा चित्र होगा? ध्यान से देखिएगा फिगर में पहले एक सिंगल लाइन दिया हुआ है ना, एक स्ट्रेट लाइन है। पहला जो फिगर है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है ना, सिर्फ और सिर्फ कितना स्ट्रेट लाइन है? एक ठो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। दूसरा में अगर देखिएगा ना तो 1 2 3 ठो हो गया, 2 ठो बढ़ गया। इसमें देखिएगा ना तो 4 ये हो गया और एक ये हो गया, 5 ठो हो गया। और यहाँ पे देखिएगा तो कितना हो गया बताइए? 4 2 6 1 2 3 9 ठो लाइन हो गया। तो एक के बाद 3 लाइन, 3 के बाद 5, 2 2 बढ़ रहा है, हर एक में 2 2 लाइन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो इस फिगर में 7 ठो लाइन होगा। अब 7 ठो लाइन वाला कौन सा फिगर होगा ये जरा बताइए? 7 ठो लाइन वाला फिगर बताइए कौन सा होगा? डी नंबर ऑप्शन को जरा ध्यान से देखिएगा। ये 4 ठो लाइन हुआ, 4 लाइन, 2 ठो लाइन ये हुआ विकर्ण वाला, 6 हुआ, 1 ठो लाइन साइड में है, 7 ठो लाइन है। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं लगा देंगे? आसान था कि नहीं? पहला का क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर होगा आभासिक तर्क शक्ति में। दूसरा बताइएगा, नंबर 2। नंबर 2, दी गई श्रृंखला में लुप्त चित्र को ज्ञात करें। यहाँ पे क्या है? सर्कल है, और सर्कल में पहला में 2 ठो यहाँ पे क्या है? लाइन दिया हुआ है, दिया हुआ है 2 ठो लाइन है, लाइन की संख्या 2 है। फिर दूसरा फिगर में देखिए लाइन की संख्या 3 हो गया है। तीसरा में देखिए 2 3 5 हो गया है, 2 2 4 1 5 हो गया है। तीसरा में यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया है। अब इसमें क्या है? 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, इसमें 12 हो गया है। अब लाइन का संख्या क्या होगा? पहले 1 बढ़ गया, 2 से 3 हो गया, 1 बढ़ा, 3 से 5 हो गया, 2 बढ़ा, 5 से 8 हो गया, 3 बढ़ा, 8 से 12 हो गया, 4 हो गया। अब 17 ठो हो जाएगा। ये 5 बढ़ेगा ना, 17 ठो लाइन वाला होना चाहिए। तो 17 इसमें, इसमें तो है ही नहीं 17 को लाइन, यही ना लगाएंगे। 17 को लाइन तो इसमें है ही नहीं, गिनना भी नहीं है 17 ठो लाइन को, काउंट करना ही नहीं है, ऑप्शन पे जाना है। इस तीनों में 17 को लाइन नहीं है, तो ऑप्शन सी हो सकता है इसका आंसर ना। 2 का क्या हो जाएगा? सी सही आंसर होगा। 3 देखिए, दी गई श्रृंखला में लुप्त चित्र को ज्ञात करें। लुप्त चित्र यहाँ पे कौन सा चित्र होगा ये बतलाना है। हर एक फिगर में देखिए यहाँ पे एक नया चीज ऐड हो रहा है, एक नया चीज ऐड, एक चीज हट रहा है, एक चीज नया चीज ऐड हो रहा है। जैसे पहला फिगर में अगर देखें तो क्या चीज हट गया पता है? ये सर्कल हट गया और हैश आ गया, सर्कल के बदला हैश आ गया। दूसरा फिगर में क्या हट गया बताइए? दूसरा में क्या हट गया? क्रॉस वाला हट गया, ये क्रॉस वाला हट गया और क्रॉस के बदला एट द रेट आ गया, एट द रेट आ गया। और तीसरा में देखिए क्या हट गया? ये त्रिभुज हट गया और त्रिभुज के बदला क्या आ गया? ये आ गया। चौथा में क्या हो जाएगा? फिर से हैश हट गया और ये आ गया। फिर क्या होगा? एट द रेट हट जाएगा, एट द रेट नहीं होगा, तो डी नंबर और बी नंबर ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, ये तो अपने जगह पे रहेगा। एट द रेट के बदले कोई नया चिन्ह आएगा, एट द रेट के बदले कोई नया चिन्ह आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। ये दोनों तो अपनी जगह पे रहेगा ना, सिर्फ एट द रेट के बदले कोई नया चिन्ह आएगा, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। एक दर्पण AB पर अगर रखा जाए, यदि एक दर्पण को AB पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा? यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे आपको नंबर नहीं दिख रहा होगा, नंबर हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है ना 5 है, 5 है ना। ठीक है, यहाँ पे 5 लिखा गया है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। ठीक है, जब दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं ना तो बाएं वाला चीज दायां आ जाएगा, दायां वाला चीज बायां आ जाएगा, ऊपर नीचे चेंज नहीं होता है। दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है? बायां वाला चीज दायां, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट चला जाता है, ऊपर नीचे नहीं आता है। तो 5 नंबर, सी नंबर ऑप्शन को काट दीजिए। कहिएगा क्यों? क्योंकि ये 5 को नीचे कर दिया है, 5 को नीचे लिख दिया, इसलिए इसको काट दीजिए। ठीक है,
काट दीजिए। क्लियर है? 5 को क्या करना है, ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। बी नंबर भी काट दीजिए। बी नंबर भी क्या किया है, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। तो बी और सी नंबर ऑप्शन कट गया, क्योंकि यहाँ भी 5 को क्या कर दिया, ये नीचे कर दिया है, तो ये नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब बचा ये दोनों। अब ये दोनों में पता है, ये जैसे लिखा है ना, जैसे 5 4 2 है ना, अब वैसे भी यही यहाँ पे भी वैसे ही लिख दिया है 5 4 2। तो कभी भी ये ऑप्शन होगा क्या सेम? नहीं होगा। लेफ्ट वाला राइट जा जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, समझे? ऐसे वाला होगा, उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। तो ए नंबर ऑप्शन में ऐसा है, ए नंबर ऑप्शन में है ऐसा। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन तो सेम हो गया, तो ऑप्शन से काट करके बना लिए, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बड़ा काम देता है। जब भी आप सवाल आए दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब वाला, तो हमेशा ऑप्शन से बनाइएगा, बड़ा ही आसानी से बन जाएगा। देखिए इसमें हम कुछ नहीं किए, ऑप्शन से काट दिए, कि ऊपर नीचे वाला तो चेंज होगा नहीं, ऐसा नहीं कि 5 ऊपर से आके नीचे आ जाएगा। ये जो नीचे दिया है ये तो गलत किया है ना, ये भी नीचे दिया है गलत, 2 ऑप्शन काट दिए। अब जैसा ये है वैसा सेम ये भी लिख दिया है, तो सेम प्रतिबिंब बनता है क्या? नहीं बनेगा, तो ये भी कट गया, तो एक ऑप्शन बचा, जो भी है वही आंसर होगा। ठीक है, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट चला जाता है। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा, बताइए कौन सा उत्तर आकृति? तो जरा ध्यान से देखिएगा ना, कुछ इस तरह की फिगर है, कुछ इस तरह की फिगर है, बताइए। यहाँ भी कुछ इस तरह के दिए, यहाँ पे क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन होगा। सब में देखिए कोण जो बन रहा है ना, इस तरह से 90 डिग्री की तरह कोण बन रहा है, बन रहा है ना, इस तरह का कोण बन रहा है, 90 डिग्री की तरह कोण बन रहा है। और ये कहाँ है मौजूद? पूरे फिगर को अगर देखिएगा, ये ऐसे है ना, ऐसे है, ये भी ऐसे है, ये ऐसे है, ये भी क्या होगा, इस तरह का होगा ना। और इस तरह का कहाँ है मौजूद, किस फिगर में है बताइए? सिर्फ और सिर्फ डी में है ना। इस तरह का कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ डी में मौजूद। तो डी वाला आएगा तो ऐसा पूरा हो जाएगा पैटर्न। 5 का क्या हो जाएगा, डी सही आंसर होगा। अब कोडिंग डिकोडिंग के कुछ प्रश्न देख लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से क्या क्या पूछा गया है। कोडिंग डिकोडिंग के कुछ ही प्रश्न पूछे गए हैं, क्या क्या पूछा गया है वो एक बार देख लेते हैं एक नज़र में। किसी निश्चित कूट भाषा में यदि पार्टनर को ओ जेड क्यू एस एम डी क्यू लिखा जाता है, तो सेगमेंट को क्या लिखा जाएगा? अच्छा, पी को ओ लिखा गया, मतलब पी से पहले ओ आता है, पी से पहले ओ आता है तो एक माइनस हो गया, मतलब एक घट गया। ए से पहले जेड आता है तो ए में भी एक घट गया। आर से पहले क्यू आता है, एक घट गया। टी से पहले एस आता है, आर से पहले क्यू आता है, सब में एक एक बैकवर्ड हो गया, एक एक पीछे कर देना है बस, बहुत ही आसान है। तो एस से पहले आर आता है, आर लिख दीजिए, पहले आर हो जाएगा। और टी से पहले एस आता है, एस लिख दीजिए, तो पहले आर होगा और बाद में एस होगा। ऐसा किस ऑप्शन में है बताइए? दोनों ऑप्शन में मिल रहा है भाई, इसमें भी इसमें भी। चलिए कोई बात नहीं। ई के पहले डी आ जाएगा, जी से पहले एफ आ जाएगा, एम से पहले एल, ई से पहले डी, एन से पहले एम। तो आर डी एफ एल, आर डी एफ एल डी एम एस, ये ना होगा। आर डी एफ ई नहीं होगा, क्योंकि जी से पहले एफ आता है, तो ई कैसे हो जाएगा, ये नहीं होगा ना। आर डी एफ एल डी एम एस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फर्स्ट का। एक एक बैकवर्ड चला गया, पीछे चला गया, घट गया है सब में एक एक। इंजीनियर को एन ई आई जी ई एन आर ई लिखा जाता है, तो मैकेनिक को क्या लिखा जाएगा? जो लेटर यहाँ है वही लेटर यहाँ है, सिर्फ जगह बदल दिया गया है, यही हुआ है ना, सिर्फ जगह बदल गया है। लिखिए इंजीनियर, ई एन जी आई एन डबल ई आर, एन डबल ई आर, इंजीनियर, ई एन जी आई एन डबल ई आर, क्या होगा? एन ई आई एन ई आई जी ई एन एन ई आई जी ई एन आर ई। हमें लिखना किसका कोड है? हमें लिखना है मैकेनिक, एम ई सी एच ए एन आई सी, मैकेनिक का। क्या किया है ये कोड, कैसे लिखा है? क्रॉस कर दिया है, जी आई ऐसे क्रॉस किया है, एन ई ऐसे किया है, ई आर ऐसे किया है। हमें भी क्रॉस कर देना है, एम ई, एम पहले हो जाएगा, ई पहले हो जाएगा और एम बाद में हो जाएगा।
ई पहले हो जाएगा, एम बाद में हो जाएगा। टी एच, एच पहले हो जाएगा, सी बाद में हो जाएगा। ए एन, एन पहले हो जाएगा, ए बाद में हो जाएगा। आई सी को क्रॉस कीजिए, सी पहले आई बाद में। तो ई एम एच सी, ई एम एच सी, एन ए सी आई कहाँ है? डी नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ई से डी नंबर ऑप्शन ही स्टार्ट है। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा, आसान था। तो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आज फुल कोर्स ओवरव्यू का पार्ट 2 था। पार्ट 1 और पार्ट 2 में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख था वो सब आपको दिखा दिए कि प्रश्न इसी तरह से पूछा जा सकता है ना। और पूरे बैच में, पूरे रीजनिंग में ये चीज कंप्लीट कर दी है। आपको सिर्फ इसका रिवीजन करना है। और सुबह में 8 बजे डेली क्लास चलती है रीजनिंग की, है ना, यूट्यूब पे ड्रीम सेवक टीचर्स चैनल पे। डेली सुबह में 8 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, बिहार बीएड और झारखंड बीएड का सम्मिलित रूप से। तो उसमें जरूर शामिल हो, आपका एग्जाम नजदीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। ठीक है। और उसके लिए बैच कौन सा है? बिरसा मुंडा बैच 2, जिसमें कि ये सारा फीचर्स अवेलेबल है। एसपी नोट्स, साथ ही साथ पीडीएफ, सारे वीडियो लेक्चर। कितने में? तो मात्र 399 में इस बैच को बाय कर सकते हैं। कैसे बाय करना है? ड्रीम सेवक लर्निंग एप्स प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेना है। फिर रजिस्टर करने के बाद जाना है कहाँ? पेड कोर्स पे। और यहाँ देखिएगा बिरसा मुंडा बैच होगा, बाय नाउ कर लेना है। पे ऑनलाइन, जिस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे, बैच एक्टिवेट हो जाएगा। या इस नंबर पे स्कैनर मांग लेंगे, पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो भी आपका बैच एक्टिवेट हो जाएगा। पीडीएफ के लिए ड्रीम सेवक टीचर्स टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।